नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। पहले आपको रोज की तरह बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लेकर आया हूं। आज सबसे पहले बात होगी चंद्रयान 3 की। उसने चांद की कौन सी तस्वीर भेजी कि सब हैरान रह गए, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। खौफ के वो 15 मिनट जो तय करेंगे कि चंद्रयान लैंड करेगा या क्रैश करेगा, उस 15 मिनट में क्या होने वाला है वो भी आपको बताऊं। वो वजह जिससे भारत कॉन्फिडेंट है कि चांद पर तिरंगा लहराएगा, और चंद्रयान की सफल लैंडिंग भारत में आपके लिए क्या क्या बदल देगी, दुनिया में क्या क्या बदल देगी, कैसे अगर भारत लैंड कर गया चांद पर तो होड़ मच जाएगी वहां पहुंचने की, वो सारी बातें आज आपको बताऊंगा। यानी चंद्रयान 3 को लेकर कंप्लीट चैप्टर है। इसके अलावा चंद्रयान 3 के लैंडिंग से पहले एलियन के मैसेज आने वाले हैं क्या? भारत चांद पर पानी खोज रहा है, लेकिन वहां एलियन की खोज कौन कर रहा है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। पाकिस्तानी सीमा ने मोदी योगी को लिफाफे में क्या भेजा है? सीमा का ऐसा प्लान कि पीएम मोदी ही क्या उसे अब पाकिस्तान नहीं भेज पाएंगे, आज उसके बारे में भी बात होगी। और पाकिस्तान कैसे वो पहला देश बना जिसके राष्ट्रपति के साथ धोखा हो गया, पाकिस्तानी राष्ट्रपति को अल्लाह की कसम खाकर सफाई क्यों देनी पड़ी, आज इसका चैप्टर भी। और आखिर में आपको बताऊंगा कि आपके हाथ की घड़ी में भी वो वायरस तो नहीं है जो आपकी जान ले सकता है, आपको बीमार कर सकता है। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दिया। अजीज कुरैशी ने कहा है कि जय गंगा मैया का नारा लगाना शर्म की बात है। कुरैशी ने आगे कहा कि देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं। जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के लोग धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हैं, खुद को गर्व से हिंदू बताते हैं, ये डूब मरने की बात है। बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले का रास्ता देने के लिए पुलिस ने मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया। बताया गया कि एम्बुलेंस में मौजूद मरीज की हालत बेहद नाजुक थी। मरीज के परिवार वालों ने पुलिस से एम्बुलेंस को रास्ता देने की गुहार भी लगाई। बावजूद इसके एम्बुलेंस को तब तक रोक कर रखा गया जब तक सीएम का काफिला नहीं गुजर गया। इस घटना को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर आज मथुरा पहुंचे हैं। खबर है कि इस दौरान संघ प्रमुख पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में यूपी और उत्तराखंड से संघ के करीब 55 पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में संगठन के विस्तार पर मंथन होगा। बिहार के मोतिहारी में एक दिन पहले नागपंचमी के मौके पर निकले जुलूस पर पथराव के बाद तनाव बढ़ गया। मोतिहारी में महावीरी झंडा यात्रा के दौरान 3 जगहों पर 2 गुटों के बीच टकराव हुआ। जुलूस पर पथराव के बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इस झड़प में कई पुलिस वालों को भी चोट आने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। उत्तराखंड के टेहरी में लैंडस्लाइड की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य के कई जिलों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं यूपी के 30 जिलों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि चंद्रयान 3 ने चांद की कौन सी तस्वीर भेजी जिसे देखकर सब हैरान रह गए। खौफ के वो 15 मिनट जो तय करेंगे चंद्रयान लैंड करेगा या क्रैश होगा। वो वजह जिससे भारत कॉन्फिडेंट है कि चांद पर तिरंगा लहराएगा, और चंद्रयान की सफल लैंडिंग भारत में आपके लिए क्या क्या बदल देगी, आज कंप्लीट चैप्टर भारत के मून मिशन पर। इस वक्त हर जगह भारत के चंद्रयान की चर्चा है। पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के मून मिशन पर नजरें टिकाए हुई है। बॉस देखें इंडिया वाले क्या करते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत के मिशन मून पर टिकी है। चंद्रयान 3 का लैंडर कल यानी 23 अगस्त को शाम के करीब 6:04 पर लैंड करने वाला है। यह भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जिस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही होगी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे।
और ये इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में है, ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। लेकिन जब चंद्रयान की लैंडिंग हो रही होगी तो पीएम के किसी और कार्यक्रम में शामिल न होने की व्यवस्था की गई है और वो चंद्रयान की लैंडिंग को देखेंगे। आप देखिए पीएम का कमिटमेंट देखिए। भाई वो प्रधानमंत्री हैं, चंद्रयान लैंड हो क्रैश हो अभी तो कुछ पता नहीं। लैंड हो जाता तो बधाई दे सकते थे, क्रैश हो जाए मान लीजिए 1%, 0.1% भी, चंद्रयान 2 हुआ ही था, तो भाई अगर वैसी स्थिति हो जाए तो बाद में वो सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन नहीं, पीएम देश के साथ खड़े होकर अपने वैज्ञानिकों को, देश को यह बताना चाहते हैं कि ये देश का 140 करोड़ लोगों का जो सपना है वो पीएम भी देख रहा है। और इसलिए वहां साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स के सम्मेलन के बीच भी उन्होंने, जब चंद्रयान लैंड होगा तब कोई कार्यक्रम नहीं रखा और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखेंगे कि लैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि अभी तक मिशन इसरो के मुताबिक एकदम सही जा रहा है। इसरो ने कहा है कि मिशन तय वक्त के मुताबिक ही चल रहा है। सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है और ये सभी सही तरह से काम कर रहा है। इसरो ने चांद की नई तस्वीरें भी शेयर की हैं। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, एलपीडीसी इसको कहते हैं, उसकी मदद से ये तस्वीरें खींची। इसके अलावा एक तस्वीर विक्रम लैंडर से भी खींची गई है जिसमें चांद की सतह भी दिख रही है। आप देखिए तस्वीर, इतने करीब से चांद को देखने का मौका शायद ही मिलता है। ये वैसे ही है, ऐसा देखिए, ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे आप प्लेन लैंड करने वाला होता है तो आप खिड़की से कैसे देखते हैं कि अरे अरे अब तो दिखने लगा, शहर दिखने लगा, अरे एयरपोर्ट दिखने लगा, अब देखिए यहां पे क्या क्या बना हुआ है। तो वैसे ही लैंडर जो लैंड करने वाला है वो एकदम पास से, चुकी है वो 70 किलोमीटर की दूरी पर है, उसी के आसपास। तो वहां से उसने जो है वो फोटो भेजी है कि देखिए चांद कैसा दिखता है। अभी उतर के क्या क्या भेजेगा वो तो अलग ही बात है। भारत के चंद्रयान को लेकर पूरे देश में गजब का माहौल है। देश के हर कोने में लोग चंद्रयान को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रयान की सफलता और उसकी सफल लैंडिंग के लिए पूजा प्रार्थना का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं जहां चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूजा हुई है। बाकायदा पंडितों ने हवन किया है। पूजा में चंद्रयान की तस्वीरों के साथ लोग बैठे हुए दिखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तो चंद्रयान की सफलता के लिए रुद्राभिषेक तक किया गया। मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग पर पानी और दूध से अभिषेक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूजा हुई है। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए शिव मंदिर में पूजा की। भाई उधर वैज्ञानिक जो करना है वो कर रहे हैं, लैंडिंग करना है चंद्रयान को, लेकिन यहां पब्लिक जो कर सकती है वो कर रही है। लखनऊ की मस्जिद में चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गई। मस्जिद में चंद्रयान के लिए नमाज पढ़ी गई। मस्जिद के मौलवी ने मुस्लिम युवाओं के साथ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष नमाज अदा की। यानी जगह कौन सी मतलब नहीं रखता, धर्म कौन सा ये मतलब नहीं रखता। देश एक सुर में इस वक्त ये कह रहा है कि चांद पर जय हो होना चाहिए, चंद्रयान 3 लैंड हो जाए बस। लेकिन क्या यह हो पाएगा? आज आपको एक एक डिटेल बताऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले यह समझिए कि अभी चंद्रयान 3 की पोजीशन क्या है। चंद्रयान 3 इस वक्त है कहां? चांद के पास। जरा इसको देखिए, यहां तस्वीर डालिए, जरा जूम करके दिखाइए। यह है तस्वीर और अगर आप इसको देखेंगे, यह है चांद जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह है चांद। और इसमें अगर आप देखेंगे ये हिस्सा, जरा एक सेकंड में आपको ये दिखाता हूं। ये देखिए इस वक्त यहां पर ये चंद्रयान है, इसको जिसको आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान 3 यहां पर मौजूद है। अब अगर इसको आप समझने का प्रयास करें तो ये चांद हो गया और यहां सबसे बाहरी ऑर्बिट से फिर थोड़ा अंदर आया, फिर थोड़ा अंदर आया, फिर थोड़ा अंदर आया, ऐसा घूमते घूमते अब जो सबसे पास वाला ऑर्बिट है, सबसे पास चांद, वहां पर चंद्रयान मौजूद है और यहीं से उसको साउथ पोल पर लैंड करना है। तो यह चंद्रमा की सबसे आखिरी ऑर्बिट में पहुंच जाने की तस्वीर है। अब चंद्रमा की कक्षा में जो एंट्री हुई, यह कैसे हुई जरा इसको भी देखिए, यह भी आपको दिखाता हूं, जरा यहां जूम करके दिखाइए। यह तस्वीरें आप देखिए, यह है चंद्रमा। अब इसको अगर आप देखेंगे, पहले इसके पहले वाली तस्वीर डालिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल तस्वीर है कि यहां पृथ्वी से निकला, ऐसे घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया, इसमें ऑर्बिट इसने अपना बड़ा किया, ये देख रहे हैं, और बड़ा करते करते फिर यहां से झक से निकला और चांद के ऑर्बिट में घुसा
और बड़ा होते होते छोटा 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 होते 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 अब कहां पर है वो मैंने आपको बताया। 5 अगस्त 1 से 5 अगस्त पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की तरफ बढ़ा, फिर 14 जुलाई मिशन लॉन्च हुआ था, यह भी आपको याद होगा, और फिर किस तरह से आप ये देखिए यहां से निकलता हुआ चांद तक पहुंचा है, यह भी आपको दिखा रहा हूं। सबको उम्मीद है कि चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान की सही लैंडिंग हो जाएगी और इसके लिए हमारे वैज्ञानिक जी जान से जुटे हुए हैं। पूरा देश दुआएं कर रहा है क्योंकि भारत ने बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है। चंद्रमा पर लैंडिंग करना उतना आसान होता नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसमें बड़े रिस्क होते हैं। इसलिए जितनी उम्मीदें हमने पाली हैं उसके बीच इन रिस्क को समझिएगा, तब कल जो है वो दिल धक धक तो करेगा, लेकिन आपको यह भी पता रहेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मिशन फेल होने की हर वक्त चिंता भी बनी रहती है क्योंकि आप देखिए अभी इसी संडे रविवार को 20 अगस्त को रूस का लूना 25 यह मिशन फेल हो चुका। रूस ने 1976 के बाद यानी 47 साल बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था, लेकिन रूस का स्पेसक्राफ्ट भटक गया और लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। लूना 25 के क्रैश होने की खबर रूस के वैज्ञानिक बर्दाश्त तक नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि लून 25 पर जीवन भर काम करने वाले रूस के अहम वैज्ञानिक मिखाइल मारोव को तो इतना सदमा लग गया कि भाई को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। भाई उन्होंने जीवन लगाया, उनको लगा कि, और सोचिए जिस वैज्ञानिक ने जीवन लगा दिया वो लैंड नहीं करा पाया, तो इतना आसान नहीं है कि वहां जाके पहुंच गया और अच्छा नहीं कैसे हमने दुआएं की हैं। दुआओं के साथ साथ वहां पर एक्शन भी है। रूस के लूना 25 मिशन के साथ ऐसा हुआ कि स्पेसक्राफ्ट का इंजन ही ठीक से बंद नहीं हो पाया। चंद्रमा की सही ऑर्बिट में भेजने के लिए लूना 25 का इंजन ऑन किया गया। जैसे ही सही ऑर्बिट में लूना 25 पहुंचा तो उसका इंजन ऑफ करना था। भाई ऐसे जैसे ये आप देखिए कि मान लीजिए ये चांद है, इसके बाहर बाहर ऐसे घूमता रहता है, फिर थोड़ा सा इंजन ऑन किया, फिर छोटा किया, फिर थोड़ा इंजन ऑन किया, छोटा किया। तो वो इंजन ऑन होने का टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ होने का भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि उस ऑर्बिट में घुस के या फिर घूमता रह जाए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। लेकिन वो इंजन जो ऑफ करना था वो टाइम पे ऑफ ही नहीं हो पाया, जिस वजह से वो गलत ऑर्बिट में घुस गया। लूना 25 के साथ यही हुआ, उसका इंजन ऑन तो हुआ लेकिन पूरी तरह से सही समय पर ऑफ नहीं हो पाया। 84 सेकंड के टाइम में इंजन बंद हो जाना था, लेकिन इंजन आप देखिए कितना सेकंड का इंपॉर्टेंस है चांद पर। 84 सेकंड में बंद होना था, बंद कितने देर में हुआ? 127 सेकंड में बंद भी हो गया। सिर्फ 43 सेकंड इंजन एक्स्ट्रा ऑन रहा, उतने में तो खेल हो गया भाई। 43 सेकंड में पूरा मिशन फेल। 47 साल बाद जो काम रूस कर रहा था वो 43 सेकंड में खत्म हो गया। कहां 47 साल की मेहनत और कहां 43 सेकंड का कांड। यह है कॉम्प्लेक्सिटी, समझिए आप। स्पेसक्राफ्ट भटक गया, लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर जाकर क्रैश हो गया, धाड़। और यह सिर्फ रूस की बात नहीं है, हाल फिलहाल में बड़े बड़े देश चंद्रमा के मिशन में फेल हुए हैं। इसी साल मई में जापान की प्राइवेट कंपनी आई स्पेस ने हकुओटो आर मिशन भेजा था, लेकिन जापान के वैज्ञानिकों का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। उनके वैज्ञानिक चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के ऑल्टीट्यूड की सटीक गणना नहीं कर पाए और चंद्रमा से 5 किलोमीटर पहले ही उनके स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल भी खत्म हो गया। बताइए, तेले खत्म हो गया, जाके गिर गया, क्रैश। इसी तरह से अप्रैल 2019 में इजराइल की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस आईएल का मून मिशन बेयरशीट फेल हो गया था। इसमें चंद्रमा की सतह से 10 किलोमीटर पहले गड़बड़ी आ गया। आप देख रहे हैं, एक एक सेकंड, एक एक किलोमीटर, एक एक मीटर इंपॉर्टेंट है भाई। यह नहीं है कि अच्छा अब तो 10 किलोमीटर बचा है, अब कौन रोक सकता? नहीं भाई, कहीं भी खत्म हो सकता है मामला। यानी मून मिशन के अपने रिस्क हैं और इन खतरों के बीच भारत तो एक एक्स्ट्रा रिस्क लेके चल रहा है। भारत जो करने जा रहा है वो दूसरे देशों से कई कदम आगे की बात है भाई, क्योंकि भारत चंद्रमा की उस सतह पर लैंड करेगा जहां पर लैंड करने की हिम्मत ही लोग नहीं जुटा पा रहे थे। आसान शब्दों में कहूं तो भारत ने अपने लिए कठिन टारगेट चुना हुआ है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की उस सतह पर उतरेगा जो लैंडिंग के लिए सबसे खतरनाक है। आप देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर यहां डालिए जरा, देखिए आप कि इंडिया क्या एक्स्ट्रा रिस्क लेके चल रहा है। जूम करके दिखाइए। ये चांद है और ये चांद का उत्तरी ध्रुव है, ये चांद का दक्षिणी ध्रुव।
अब तक जितने भी देशों ने चंद्रमा की सतह को छुआ है उन्होंने चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर ज्यादातर लैंडिंग की है। आप देखिए ये नॉर्थ पोल पे चीन उतरा, रूस, अमेरिका सब ये सब इधर ही भरे पड़े हैं, नॉर्थ पोल में या सेंटर में भरे पड़े। अपना इंडिया जो है, अपना भारत जो है, वो कहां उतर रहा है? आप देखिए साउथ पोल, एकदम सन्नाटा भाई, कोई है ही नहीं। लास्ट अमेरिका भी उतरा तो साउथ पोल से बहुत दूर उतरा है। मतलब इंडिया एक्स्ट्रा लोड लेके चल रहा है कि तुमने जो किसी ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। क्योंकि यहां इस तरफ कहा जाता है नॉर्थ पोल में, चूंकि एक तो सूर्य की रोशनी भी आती है, दूसरा क्या इधर समतल जमीन ज्यादा है, तो लोग गए आराम से अपना उतरे चले आए। यहां क्या है कि एक तो सूरज की रोशनी नहीं आती, अंधेरा अंधेरा, बड़े बड़े पहाड़ है, 10 तरह की और चीजें हैं। माउंट एवरेस्ट जितने बड़े बड़े वहां पर पहाड़ हैं जहां पर चंद्रयान 3 को उतरना है। इसे इस तरीके से समझिए कि अगर चंद्रमा से कोई एयरक्राफ्ट पृथ्वी पर भेजे और वो किसी समतल जमीन की जगह हिमालय के पहाड़ों पर लैंड करे तो सोचिए कितना मुश्किल होगा। आपसे कहें कि प्लेन उतारना है तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे एक काम करो, तुम कोई वो एयर स्ट्रिप दे दो, एयरपोर्ट बता दो, मैं उतार दूंगा। हेलीकॉप्टर उतारना है तो क्या कहेगा, हेलीपैड दो, मैं उतार दूंगा। लेकिन कोई आपसे कहे कि आपको एवरेस्ट पे हेलीकॉप्टर उतारना, तो आप कहेंगे भाई पागल हो गए क्या, कैसे उतरेगा वहां, कितना टफ है। वही टफ काम भारत करने जा रहा है। यहां साउथ पोल देखिए ना, कोई नहीं है भाई, इकलौता झंडा भारत का वहां पर लहराता दिखेगा, मतलब वर्चुअली, अगर भारत वहां उतर जाता है। तो इतना तो टफ था ही, हमने एक्स्ट्रा टफ काम लिया हुआ है। नॉर्थ पोल पर साउथ पोल की तुलना में ज्यादा समय तक सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं। साउथ पोल पर ज्यादातर समय अंधेरा रहता है। अब आप एक और तस्वीर देखिए जिसके बारे में आपको दिखा रहा हूं, यही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से वहां पर गड्ढे हैं, खतरा है और वहां पर और बड़ी परेशानियां हैं। दुनिया के ताकतवर देश जो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी का दम भरते हैं, जो खुद को स्पेस का फन्ने खां कहते हैं, हमारे आगे कोई है, वो देश भी लगभग 1 दशक तक अपने मून मिशन को सफल बनाने के लिए जूझते रहे। आपको बताता हूं कि सबसे पहले मून मिशन की शुरुआत करने वाले 2 देश अमेरिका और रूस कितनी बार फेल होने के बाद पहला सफल मून मिशन कर पाए थे। तब आपको समझ में आएगा कि भाई इंडिया तो चीता है। गजब की बात बता रहा हूं आपको, सुनिए। जिस मून मिशन की बात कर रहा हूं, मून मिशन, इसमें किसने क्या किया है आप देखिए, और फिर आपका दिल ऐसे एकदम चौड़ा हो जाएगा। 56 इंच नहीं, 106 इंच का सीना हो जाएगा आपका। अमेरिका जो है उसने जो पहला सफल मून मिशन, इसको आप सफल कर दीजिए, पूरी तरह पूरा सफल मून मिशन अमेरिका, 13वां प्रयास, मतलब 12 बार तो पहले थोड़ा फेल हुआ, पूरा फेल हुआ, इस तरह से हुआ। 13वां बार में जाके अमेरिका जो है वो कह पाया कि हां अब मैं चांद पे पहुंच गया। रूस को कितना टाइम लगा भाई, रूस को लगा 6वां प्रयास, मतलब 5 बार भाई अपना फेल हुआ, उसके बाद वो 6ठे बार में पहुंचा। नासा के मुताबिक मून मिशन की सफलता का रेट ही 50% है, मतलब आधे तो फेल हो जाते हैं। नासा के मुताबिक आप देखिएगा 7 दशक यानी 70 साल में 111 मून मिशन देशों ने भेजे, सब देश का मिला के कह रहा हूं, एक का नहीं कह रहा हूं। 111 मून मिशन भेजे गए, इसमें से 111 में से 62 सफल हुए हैं, 41 तो खत्म, फेल हो गए, फेल खत्म, और 8 जो हैं वो आंशिक रूप से आंशिक सफल हुए। ये आप देख रहे हैं, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि कल को 0.1% भी चंद्रयान 3 इधर से उधर हुआ तो भी हमारे लिए गर्व करने का दिन होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अभी तो मान के चलिए कि 100% उतरेगा। चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए भारत ने सबसे पहले चंद्रयान 2 शुरू किया था और इस मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर सब थे। इसमें लैंडर और रोवर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी, जबकि ऑर्बिटर जो ऐसे से घूम रहा था वो आज भी अपनी कक्षा में स्थापित है, वो चांद के चक्कर लगा रहा है और उसमें 2026 तक का ईंधन बचा हुआ है, मतलब 2026 तक चक्कर लगाएगा। ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 की किसी भी मुश्किल स्थिति में मदद कर सकता है। भाई अपना ही भाई काम आता है, चंद्रयान 3 की जरूरत पड़ेगी तो चंद्रयान 3 को फोन करेगा, ए भाई सुनो कुछ मदद करोगे, तो अपना भाई है, मतलब ऐसा फोन तो जाएगा नहीं, आपको बता रहा हूं। तो ये भारत जो है उसका पहला मून मिशन था, पहला मून मिशन,
और वो भी लगभग सफल रहा, लैंडिंग वाला पहला मून मिशन। अब ये दूसरा चंद्रयान 3 जो जा रहा है, जो लैंड करने का प्रयास करेगा, वो तो कल सब पता ही चल जाएगा कि क्या हिसाब है। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि मून मिशन कितना मुश्किल होता है। आपको हमने ये भी बताया कि दुनिया के ताकतवर देश कितनी बार फेल हो चुके। हमने आपको ये भी बताया कि भारत तो एक कदम आगे बढ़कर मुश्किल अटेम्प्ट कर रहा है, साउथ पोल में उतर रहा है। लेकिन वहां और चैलेंज है, अभी सुनते जाइए। पहला चैलेंज कल ये होगा कि चंद्रमा का वातावरण, इसमें टेम्परेचर, सनलाइट और ग्रेविटी शामिल है। चंद्रमा में साउथ पोल का तापमान बहुत ठंडा होता है, -8 -10 डिग्री रहना तो सामान्य बात है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और चिप का वहां काम करना कठिन हो जाता है। दूसरा चैलेंज यह है कि साउथ पोल पर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। इससे आम रोवर को चलने में बहुत कठिनाई होती है। रोशनी कम होने से रोवर के डिस्चार्ज होने का खतरा रहता है, क्योंकि उसमें वो लगा रहता है ना, सोलर पैनल से चार्ज होता है। सूरज की रोशनी ही पहुंच नहीं रही है, वो बेचारा जो है धर 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 करके उसकी बैटरी चली गई। तीसरा चैलेंज, चंद्रमा के साउथ पोल की अब तक की ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई, ना उसकी ज्यादातर तस्वीरें उपलब्ध हैं, ना क्लियर मैप है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक अभी तक इसका विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाए। साथ ही वहां पर 8-8 किलोमीटर लंबे पहाड़ हैं। इतने बड़े पहाड़ पृथ्वी पर भी मौजूद नहीं है। 8 किलोमीटर लंबा, समझ रहे हैं? तो वहां क्या मुसीबतें मिलेंगी रास्ते में लैंड होने के बाद, यह भी किसी को नहीं पता। चौथा चैलेंज, चंद्रमा की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा पर ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। यानी अगर जो चीज पृथ्वी पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गिरेगी, वो चंद्रमा पर जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गिरेगी। इसे दो और उदाहरण से भी समझिए कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन जो है वो 66 किलो है, तो चंद्रमा पर आप मात्र 11 किलो के रह जाएंगे। कितना मजा आएगा सोचिए ना, जिम गए 11 किलो, लेकिन वहां तैरते रह जाएगा। अगर आप पृथ्वी पर स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं, तो पृथ्वी पर स्ट्रॉ से जूस पीने के लिए जितना आपको दम लगाना पड़ता है, उसका 6 गुना ज्यादा आपको दम जो है वो चंद्रमा पर लगाना पड़ेगा। पृथ्वी और चंद्रमा में ग्रेविटी के इतने बड़े अंतर की वजह से चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर सटीक कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा, और यह सब करना पड़ेगा, तब वहां जाके सफल लैंडिंग होगी। पांचवां चैलेंज है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। यह दूरी आपको आंकड़े से समझ में नहीं आ रही, तो आपको यह बता देता हूं कि इतनी दूरी है कि आप दिल्ली से पटना 400 बार आएंगे जाएंगे, तब जाकर इतनी दूरी कवर होगी, या 800 बार दिल्ली से लखनऊ जा सकते हैं। इतनी दूरी तय करके चंद्रयान 3 पहुंचा है। चंद्रमा का एक और चैलेंजिंग फैक्टर यह है कि वहां पर सिग्नल रिसीव करने में 2.6 सेकंड का वक्त लगता है। मतलब आप यहां से बोले कि हेलो, तो वहां 2.6 सेकंड के बाद हेलो पहुंचेगा। मतलब ये तो बोलने का समझाया, सिग्नल यहां से बोले चंद्रयान 3 को कोई मैसेज दिए कि ऐसा करो वैसा करो, तो 2.5 सेकंड करीब एक्स्ट्रा लगता है वहां पहुंचने। अब आप सोचिए कि जहां पर पहाड़, टेम्परेचर, ग्रेविटी, विजिबिलिटी सबकी इतनी दिक्कत खड़ी है, वहां सिग्नल भेजने में भी और एक्शन करने में 0.1 सेकंड का भी अंतर जो है वो बड़ी चीज साबित हो सकता है, मिशन फेल हो सकता है। वैसी जगह पर सिग्नल भेजने और रिसीव करने में 2.6 सेकंड लग रहा है। तो आप सोचिए कितना सटीक कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कितना यह जटिल होता होगा। पूरे मिशन में चंद्रयान की स्पीड और टाइम सबसे कठिन पहलू। चंद्रयान ने कब और कितनी स्पीड से पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ा और कब कितनी स्पीड से चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ा, यह भी जानना आपको चाहिए। तब ना आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। इसके बाद उससे भी जरूरी है कि चंद्रयान इसरो के कैलकुलेटेड समय पर और तय की गई स्पीड से ही चांद की सतह पर उतरे। यह सब कितना कठिन है, उसके लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं। जरा ये वीडियो यहां डालिए, तब मजा आएगा लोगों को, सब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कमाल का काम हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। जरा डालिए ये वीडियो, डालिए। और पृथ्वी के चारों तरफ ये देखिए, जरा इसको जूम करके दिखाइए। अब यहां पर जो है ये पृथ्वी है, ये चंद्रयान चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और यहां ये देखिए ये हरा वाला चांद है। अब इसको फिर से प्ले कीजिए तो मैं आपको समझाता हूं वो क्या रहा है। अब आपको इसको देखिए, ये देखिए पृथ्वी से चंद्रयान निकला, चक्कर लगा रहा, यहां चांद घूम रहा है। इसको चांद को पकड़ना है उसके ऑर्बिट में घूमने के लिए। देखिए ये घूम रहा है, यहां चांद है। इतना टाइमिंग मैच किया कि यहां चांद को पकड़ लिया और उसके ऑर्बिट में घुस गया। देख रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, फिर से दिखाइए इसको, जरा फिर से पीछे कीजिए। ये देखिए, अभी गौर से देखिएगा जो बात बताया हूं। यहां पृथ्वी, ये चंद्रयान घूम रहा है, यहां चांद है, ये चांद यहां जा रहा है, इसका ऑर्बिट धीरे धीरे बड़ा कर रहा है। ये इसको ध्यान रखना है कि जब ये यहां पकड़ेगा तभी इसको पकड़ लेना है। जैसे चांद पहुंचा, ये देखिए पकड़ा, इसके साथ चल दिया। ये देख रहे हैं आप? और यहां देखिए ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ये देखिए चांद से कितना दूर था और किस दिन क्या हुआ, सब आ रहा है। ये सब बात समझिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि बॉस कितना मुश्किल काम हुआ है।
एक एक चीज का कैलकुलेशन है कि कब वहां से गुजरेगा, तब धप से पकड़ लेना है, तब ना उसके ऑर्बिट में घुसिएगा। वो उधर बैठा है, आप यहां हैं, तो नहीं होगा। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। इसे 15 मिनट ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट भी कहा जाता है। अब जरा इस 15 मिनट की कहानी सुनिए कि आखिर के 15 मिनट क्यों खौफ के 15 मिनट कहे जाते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे चंद्रयान 3 के लिए। ये वो 15 मिनट हैं जब लैंडर चांद की सतह पर लैंड करता है और खुद से काम करता है। इस फेज में चंद्रयान नीचे उतरने की तैयारी करेगा। कहां उतरना है वो देखेगा, अपनी रफ्तार को तेज, बहुत तेज करेगा, फिर धीमा करेगा, अपने लोकेशन को चेंज करेगा, एक तय ऊंचाई पर अपने आप को स्थिर करेगा, फिर धीरे धीरे चंद्रमा की जमीन के पास पहुंचेगा और आखिर में नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह पूरी प्रक्रिया जब शुरू होगी उस वक्त चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 750 किलोमीटर ऊपर होगा। जैसे ही 15 मिनट ऑफ टेरर शुरू होगा, खौफ के 15 मिनट शुरू होंगे, 1600 मीटर प्रति सेकंड यानी 5700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रयान नीचे आना शुरू करेगा। फिर जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 25 से 10 किलोमीटर ऊपर होगा, तब चंद्रयान अपनी स्पीड कम करना शुरू कर देगा। स्पीड को कम करने के लिए चंद्रयान अपना इंजन ऑन करेगा। भाई ऐसे कैसे कम होगा, वो तो खींच रहा होगा नीचे, तो अपना इंजन ऑन करके उल्टा पुश लगाएगा और पहले से मौजूद फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। स्पीड कम करने की प्रक्रिया 790 सेकंड यानी 11 मिनट और 30 सेकंड तक चलेगी। इसी दौरान चंद्रयान अपना ओरिएंटेशन बदलेगा, लगातार यह चेक करता रहेगा कि जो लैंडिंग साइट है वो सही है और सेफ है। धीरे धीरे चंद्रयान चंद्रमा की सतह के पास आता रहेगा और जैसे ही सतह पर पहुंचने में केवल 10 सेकंड बचेंगे, चंद्रयान वही आखिरी बार रुकेगा, लैंडिंग पोजीशन को चेक करेगा और फिर लैंड करेगा। और लैंड कर गया तो फिर यहां नाच गाना चलेगा, कर गया अपना भाई लैंड। तो यह है इतना मुश्किल काम। यह तय है कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो बहुत मुश्किल है। बाकी देश इसमें फेल हो चुके हैं, लेकिन भारत की सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत का पिछली बार मिशन आधे से ज्यादा कामयाब रहा था। भारत ने अपनी तैयारी पहले से पक्की की हुई है। हमने आपको बताया था कि चंद्रमा पर उतरना कितना कठिन है, कितनी मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं। इन सब परिस्थितियों के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 में तैयारी की हुई है। चंद्रयान 3 में कम से कम तापमान में सटीक काम करने वाली एडवांस चिप लगा दी गई। चंद्रयान के रोवर और लैंडर की डिजाइन इस तरह से की गई है कि वो कम से कम तापमान में भी सभी टेक्निकल टास्क सटीक तरीके से पूरा कर पाए। क्योंकि साउथ पोल पर कम सनलाइट होगी, इसलिए एडवांस सोलर सिस्टम लगाया गया और पर्याप्त मात्रा में चंद्रयान के साथ फ्यूल भी भेजा गया है ताकि लैंडिंग को टालना भी हो तो चंद्रयान को नुकसान ना हो। सब प्लान कर लिया भाई। जैसे अपने यहां तो सिस्टम है ना कि बारात लगने में लेट हुई, तब तक नाश्ता बंटवा देना है, बाराती को दिक्कत ना हो। अगर बैंड बाजा वाला लेट आया तो कम से कम घर में डीजे का इंतजाम रखो, नाचने के लिए कुछ तो होना चाहिए। हम लोग सब इंतजाम करके चलते हैं। चंद्रयान 2 से सब सीख गए। ये तो उदाहरण दे रहा हूं, हर चीज में वैसा हिसाब है। तो वैसे ही चंद्रयान 3 में कर दिया सब तो पहले से। एडवांस चिप टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के लिए और बेहतर सॉफ्टवेयर सिस्टम डाला गया है ताकि पूरे मिशन में 0.1 सेकंड की भी गलती ना हो। पिछली बार चंद्रयान 2 का कनेक्शन टूट जाने की वजह से क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के पास कनेक्शन के लिए बहुत बड़ा साथी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मौजूद है। अगर किसी वजह से चंद्रयान 3 का कनेक्शन टूट भी जाता है तो वो धरती पर सिग्नल नहीं भेज पाए तो वो चंद्रयान 2 की वजह से धरती पर आसानी से सिग्नल भेज पाएगा। मतलब जैसे आप गए, आपका मोबाइल का नेटवर्क चला गया, लेकिन आपका दोस्त है, आप उससे फोन कर सकते हैं कि सुनो मैं पहुंच गया, अब क्या करना आगे बताओ, लेफ्ट लूं राइट लूं। तो अपना दोस्त चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मौजूद है वहां। यानी मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 को बहुत एडवांस बनाया है ताकि कोई गलती ना हो, लेकिन साथ में बैकअप ऑप्शन भी रहेगा। लेकिन इतना होने के बाद भी कोई 100% तो नहीं कह सकता कि सब ठीक ही रहेगा। मनाइए, प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक रहे, क्योंकि मौसम कैसा है, क्या वहां हो रहा है, धूल भरी आंधी चल रही है, तापमान क्या है, दसियों प्रॉब्लम है भाई। भारत के चंद्रयान मिशन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में चंद्रमा के लिए रेस लगी हुई। जैसे अगर आप देखें, रूस ने अपने मून मिशन को फिर से जिंदा किया
और 47 साल के बड़े अंतराल के बाद मिशन भेजा। पहले ही ये मिशन भले फेल हो गया। चीन 2019 और 2020 में चंद्रमा में लैंड कर चुका है और चीन का प्लान है कि 2030 तक वो चंद्रमा में इंसान को उतार दे। अमेरिका चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही जापान और इजराइल जैसे कई दूसरे देश भी चंद्रमा तक पहुंचने की रेस में जी जान से जुटे हुए हैं। चंद्रमा के लिए यह रेस इतनी भयंकर होने वाली है कि आने वाले 10 साल के लिए अनुमान है, नेक्स्ट 10 इयर्स, कि 150 से ज्यादा मिशन लॉन्च होंगे, ये लोग मान रहे हैं। और यह हाल तब है जब चंद्रमा पर मिशन भेजने का खर्चा कोई मामूली खर्चा नहीं है। फिर भी दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर भयंकर खर्च कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा के लिए अमेरिका का आर्टेमिस मिशन अब तक जो है $40 बिलियन यानी 3,40,000 करोड़ खर्च कर चुका है। चीन का मून मिशन हर साल $12 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग चीन कर रहा है उसमें। लेकिन इस भयंकर खर्चे के बीच ही भारत ने कम लागत में ज्यादा सफलता वाला एक मॉडल दुनिया को दे दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, रूस का लूना 1650 करोड़ में बना और भारत का चंद्रयान 3 613 करोड़ में। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा के लिए रेस सिर्फ इस बात की नहीं है कि चंद्रमा पर कौन पहले पहुंच जाता है, कौन झंडा अपना लहरा देता है। उसके लिए थोड़ी इतनी मारामारी, इतना पैसा इसके लिए थोड़ी खाली खर्च कर रहा है। अब रेस इस बात की हो गई कि चंद्रमा पर पहुंचना है तो किस लोकेशन पर पहुंचना है। जैसे आजकल रेस चल रही है कि साउथ पोल यानी चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर कौन पहले पहुंचेगा। इसमें रूस का लूना मिशन तो फेल हो गया, भारत का चंद्रयान भी इसी इलाके में जा रहा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की रेस क्यों इतनी ज्यादा तेज हो गई भाई? उसकी वजह है, ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बर्फ के रूप में पानी जमा है और कहीं पर भी इंसानी बस्ती बसाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी ही होता है। चंद्रमा के साउथ पोल में जो पानी है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल भविष्य में रॉकेट फ्यूल के तौर पर भी हो सकता है, कहा जा रहा है। यानी अगर चंद्रमा में पानी मिल गया तो उसके तत्वों को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा और इससे चंद्रमा को स्पेस का गैस स्टेशन भी बनाया जा सकता है। मतलब जैसे आप बहुत लंबा गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो बीच में कहीं पेट्रोल भराना पड़ता है ना, वैसे ही बहुत लंबा अगर आपको अपना यान भेजना है, मिशन भेजना है, तो बीच में कहां से एनर्जी लीजिएगा? तो कहा जा रहा है चांद पर पानी मिल गया तो हो सकता है चांद को गैस स्टेशन बना के वहां से फिर डाइवर्ट करें कि अच्छा चांद पर भराना फिर आगे बढ़ जाना। चंद्रमा को गैस स्टेशन बनाकर वहां से सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्सों को भी आसानी से एक्सप्लोर किया जा सकता है। चांद के साउथ पोल पर उतरने की होड़ इसलिए भी मची है क्योंकि साउथ पोल पर ऐसे खनिज के भंडार हैं जो किसी देश की तकदीर बदल सकते हैं। चांद पर मौजूद पहला खनिज है रेयर अर्थ मेटल, जिसका चांद पर बहुत बड़ा भंडार है। इसकी मदद से एनर्जी पैदा करने वाले सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। सुपर कंडक्टर बिजली पैदा करने से बिजली का नुकसान बिल्कुल नहीं होता। अभी बिजली पैदा करने से सप्लाई तक करीब 40% तो वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल से न्यूक्लियर बैटरी और हाई टेम्परेचर बैटरी बनाई जा सकती है। अभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ चीन में मिलता है, इसलिए वहां चीन की दादागिरी चलती है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह रेयर अर्थ हो सकता है चांद पर भी मिले और फिर उसके बाद तो गेम ही पलट जाएगा। चांद पर मौजूद दूसरा खनिज है टाइटेनियम। इससे दुनिया का सबसे मजबूत लेकिन वजन में हल्का मटेरियल बनाया जा सकता है। इससे हवाई जहाज और सबमरीन इंडस्ट्री में क्रांति आ सकती है। इसके अलावा टाइटेनियम से लंबी दूरी के रॉकेट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा है हीलियम। इसके फ्यूजन रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। यह सबसे क्लीन एनर्जी है। जैसे कोयला से एनर्जी बनाने में बहुत प्रदूषण फैलता है, जबकि हीलियम से बिजली बनाने में प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा चांद पर पानी और ऑक्सीजन ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो चांद पर इंसानों को बसाने की उम्मीद और बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। चंद्रमा के लिए रेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में स्पेस टूरिज्म का बड़ा ट्रेंड भी चलने वाला है। स्पेस टूरिज्म में बहुत पैसा है, इसलिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस कंपनियां इसमें जुटी हैं कि कैसे चांद पर लोगों को घुमा के ले आए। अभी अगस्त में ही ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट लॉन्च की। इसमें 3 टूरिस्ट थे, जिसमें एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे। 90 मिनट की इस फ्लाइट में ये टूरिस्ट स्पेस में करीब 5 मिनट रहे और फिर धरती पर सुरक्षित लौट आए। वर्जिन गैलेक्टिक की इस फ्लाइट के लिए टिकट 18 साल पहले ही $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए का बिका था। वर्जिन गैलेक्टिक ने आगे की ऐसी फ्लाइट्स के लिए अब तक 800 टिकट बेच भी दिए हैं।
और एक एक टिकट का दाम $4.5 लाख यानी करीब 3,70,00,000 रुपए। मतलब इतना महंगा टिकट है कि आप बोलेंगे नहीं यहीं से चांद ठीक लगता है, पास से क्या है, चंद्रयान फोटो भेज ही रहा। इसी तरह से एलन मस्क भी चांद चंद्रमा के चक्कर लगाने वाले टूरिज्म की तैयारी कर चुके हैं। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने चंद्रमा और मंगल पर टूरिस्ट भेजने का बहुत पहले से प्लान बना रखा है। एक एक टिकट $2 करोड़ यानी करीब 166 करोड़ रुपए का बिक रहा है। 166 करोड़ रुपए का लोग टिकट खरीद रहे भाई चांद पर जाने के लिए। सोचिए चांद पर क्या दुनिया होने वाली है। लेकिन हमको इंतजार है कि कब कल शाम के 6:04 दिल कहता है चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा। फिर आपको पाठशाला में और भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले कल नव भारत पर सुबह से चंद्रयान 3 की कवरेज की आपको एक एक तस्वीर देखनी चाहिए। सबसे बड़ा विश्लेषण, सबसे सटीक विश्लेषण, एक एक लाइव तस्वीर, लैंडिंग की लाइव तस्वीर, सब आपको नव भारत पर दिखाई। पाकिस्तान की सीमा हैदर और झिंगुर वाली वायरल भाभी के बीच भयंकर झगड़ा चल रहा है। घर घर में इसकी चर्चा है। ये झगड़ा अभी तक निपटा नहीं है। सीमा और झिंगुर भाभी एक दूसरे को, झिंगुर बोलने वाली भाभी एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। झिंगुर बोलने वाली वायरल भाभी के पक्ष में कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। इसी बीच सीमा ने ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सीमा को पाकिस्तान भेज ही नहीं पाएंगे। सीमा हैदर ने भारत में रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार मनाने के लिए पूरी तैयारी की। सीमा ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सीमा हैदर राखी पैक करते हुए दिख रही है। बड़े बड़े लिफाफों में सीमा हैदर राखी पैक कर रही है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और सीमा के बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि इन लिफाफों का असली राज क्या है। सीमा ने ये राखियां भेजी किस किस को? सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन के लिए राखी भेजी। यानी सीमा हैदर अब प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बनाने जा रही है। लिफाफे पर पीएम मोदी का नाम और उनके आवास का पता लिखा हुआ है। इसी तरह से सीमा हैदर ने, ये देखिए सेवा में, वो तस्वीर दिखाइए जरा, लिफाफे में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा हुआ है और उसमें राखी डाल के भेजा। इसी तरह से सीमा हैदर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को राखी भेजी। अमित शाह के सरकारी आवास के पते पर राखी पोस्ट की। सीमा हैदर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी राखी पोस्ट की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रक्षाबंधन की राखी पोस्ट की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी सीमा हैदर राखी भेज रही है। इन सभी को राखी भेजने के बाद सीमा हैदर ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि राखी भेजने की वजह क्या है। जय श्री राम। नरेंद्र भाई मोदी जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी, श्री राजनाथ सिंह जी और मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, ये हमने कर दी पोस्ट। पहले से इसलिए कर दी है ताकि रक्षाबंधन वाले दिन हमारे भारत के प्रिय भाइयों को मिल जाए जिनके कंधों पर ये देश है। मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा हैदर जब से भारत आई है वो विवादों में घिरी हुई है। पहला विवाद तो यही कि सीमा अवैध तरीके से भारत आई। ऐसे में सीमा भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही है। अब रक्षाबंधन के पर्व का सहारा लिया जा रहा है। सीमा को शायद पीएम मोदी और उनकी एक पाकिस्तानी बहन के बारे में जानकारी होगी, तभी उसने पीएम मोदी को राखी भेजी। वो कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि भारत की नागरिकता के लिए सीमा ने राष्ट्रपति से गुहार लगा रखी। सीमा ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से नागरिकता की अपील कर रखी। अब राखी भेजकर सीमा ने पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी सबको भाई बना लिया। फिर अब ये प्रेशर ये कि अरे मैं तो आपको भाई बोली, अब आप मुझे अपनी बहन को पाकिस्तान भेज देंगे। बताइए, सीमा को शायद उम्मीद है कि उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये राखी भेजने से संबंध प्रगाढ़ होंगे, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा और बहन को कोई कैसे भेज देगा। जबकि सीमा ये भी जानती है कि उसे भारत की नागरिकता मिलना मुश्किल है। अच्छा, सीमा को शायद ये भी नहीं पता कि जब देश की बात हो, नियमों की बात हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भाई बहन और ये कोई दूसरा रिश्ता भी हो उसको भी नहीं देखते। सबसे पहले उनका रिश्ता देश के साथ। ये राखी भेजने से नागरिकता मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता। सीमा हैदर पहली पाकिस्तानी महिला नहीं है जिन्होंने पीएम मोदी को राखी भेजी। सीमा हैदर से पहले पाकिस्तान की कमर मोहसिन शेख पिछले 30 साल से पीएम मोदी को राखी भेज रही। कमर मोहसिन शेख पाकिस्तान में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, लेकिन उनकी शादी भारत में हुई।
शादी के बाद कमर मोहसिन शेख भारत में रहने लगी। 30 साल से ज्यादा समय से कमर मोहसिन शेख पीएम मोदी को राखी भेजती आई। इस बार रक्षाबंधन पर कमर मोहसिन शेख दिल्ली आकर पीएम मोदी को राखी बांधेंगी। कमर मोहसिन का कहना है कि उन्होंने खुद अपने हाथ से लाल रंग की राखी तैयार की है, जिसे वो पीएम मोदी की कलाई पर बांधेंगी। कमर मोहसिन शेख ने बताया कि वो पीएम मोदी को एक किताब भी भेंट करने वाली है। ये मैंने अपने हाथ से राखी बनाई है, सिलेक्ट नहीं की है, और आप देख सकते हैं उसके ऊपर मैंने अपने हाथ से सब मोती वगैरह और वो लगाया है। बीच में उसमें मैंने एक ऐसा नग लगाया कि उनको नज़र से दूर, मतलब बुरी नज़र से दूर रहें। और बस ये पूरी मैंने खुद बनाई है। पिछले 3 बार से कोरोना की वजह से जाना नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मुझे लेटर में लिखती थी और उनको राखी पोस्ट करती थी, लेकिन इस बार तो जाने वाली हूँ इंशाल्लाह मैं। तो मिलकर उनको बहुत सारी दुआएं दूंगी, राखी बांधूंगी और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी को राखी भेजने वाली सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलती है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन सीमा हैदर की ही तरह एक और लड़की बॉर्डर पार करके अपने प्यार की तलाश में भारत आ गई। सीमा हैदर की ही तरह बांग्लादेश की सोनिया अख्तर भी अब भारत आई। सीमा और सोनिया की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। फर्क इतना है कि सीमा अपने प्यार के लिए भारत आई, जबकि सोनिया अख्तर अपने पति के लिए भारत आई। सीमा की तरह सोनिया की क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी की चर्चा अब हर जगह हो रही है। सोनिया और सीमा की कहानी में कितनी समानताएं हैं आप देखिए। सीमा पाकिस्तान के रहने वाली है, सोनिया बांग्लादेश में रहती है। सीमा कराची से ग्रेटर नोएडा आई, सोनिया ढाका से नोएडा आई। सीमा अपने प्यार के लिए भारत आई, सोनिया अपने पति को ढूंढते हुए भारत आई। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आई, सोनिया अपने 1 साल के बच्चे के साथ आई। सचिन के साथ रह रही सीमा सोनिया पति के साथ रहना चाहती। सीमा अवैध तरीके से भारत आई है, सोनिया हालांकि वीजा लेकर भारत आई। यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। इसी वजह से सीमा जांच का सामना कर रही है, जबकि सोनिया पूरे कागजात के साथ आई है और पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। अब आपको सोनिया अख्तर की पूरी कहानी बताता हूं। बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर का दावा है कि सोनिया के मुताबिक सौरभ कांत से काम के सिलसिले में मुलाकात हुई। सौरभ कांत ने ही सोनिया से शादी करने के लिए कहा। सौरभ कांत ने इस्लाम अपनाकर सोनिया के साथ शादी की थी, ये उनका दावा है। शादी के बाद सौरभ कांत ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। भारत आने के बाद सौरभ कांत तिवारी ने सोनिया से बात भी नहीं की। सोनिया का आरोप है कि सौरभ ने उसके साथ अब रहना नहीं चाहता, जबकि सोनिया का कहना है कि वो सौरभ के साथ ही रहना चाहती है। एक बार सोनिया को सुनिए। आप नहीं मान रही, क्या कह रहे हैं? आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश से। शादी का है? क्या नाम आपका? नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती मैं हैं? पति के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा शादी कर। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। आप नहीं मान रही, क्या कह रहे हैं? आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश से। शादी का है? क्या नाम आपका? नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती मैं हैं? पति के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा शादी कर। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। सोनिया अख्तर के आरोप पर हमने सौरभ कांत से बात की ताकि उनका पक्ष भी सामने आ सके। सौरभ कांत तिवारी तो कह रहे हैं कि वो हनी ट्रैप का शिकार हुए। सौरभ कांत तिवारी के मुताबिक बांग्लादेश में सोनिया अख्तर उनसे काम के लिए मिलने आई थी। धीरे धीरे सोनिया अख्तर ने उनके साथ करीबियां बढ़ानी शुरू की। सोनिया का परिवार भी मिलने आता था। सोनिया का परिवार सौरभ के घर पर भी रुकता था। धमकाकर सौरभ का धर्म परिवर्तन करवाया गया, ये वो कह रहे हैं। निकाह के दस्तावेज भी तैयार कर दिए गए। निकाह के फौरन बाद 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। सौरभ कांत के मुताबिक 1.5 साल में 80 लाख रुपए लिए गए। सौरभ ने बांग्लादेश में तलाक की अर्जी भी दाखिल की है। उसके बाद सोनिया भारत आकर सौरभ कांत को नोटिस भेजती हैं। सौरभ कांत का दावा है कि वो पुलिस के पास सारे दस्तावेज ऑलरेडी दे चुके हैं। सोनिया अख्तर फिलहाल नोएडा पुलिस की कस्टडी में और सोनिया अख्तर के साथ पूछताछ चल रही है। सोनिया ने नोएडा के महिला थाना में शिकायत भी दी। सोनिया ने पुलिस को अपने और अपने बेटे का पासपोर्ट, वीजा, सिटीजनशिप कार्ड दिया है। अब पुलिस क्या कह रही है सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी के विवाद पर, वो भी सुनिए। ढाका बांग्लादेश की मूल निवासी एक महिला ने कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के महिला थाने में यह सूचना दिया कि अप्रैल 2021 में थाना सूरजपुर निवासी सौरभ कांत तिवारी नामक एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में ही उसके साथ विवाह किया था और उसको छोड़कर वर्तमान में वो भारत आ गया है। उसने ये भी बताया कि सौरभ पूर्व से शादीशुदा था। बांग्लादेश में जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी में वो कार्यरत था। महिला द्वारा अपने व 1 वर्षीय बेटे का
पासपोर्ट, वीजा व सिटीजनशिप कार्ड उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ है कि मूलतः बांग्लादेश निवासी उक्त महिला के साथ स्थानीय निवासी सौरभ खान तिवारी द्वारा बांग्लादेश में ही शादी की गई थी। और पाठशाला में अब छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि आपके हाथ की जो घड़ी है, क्या उसमें भी वो वायरस तो नहीं जो आपकी जान ले सकता है, आपको बीमार कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। पाठशाला में अब सावधान करने वाली क्लास। स्मार्टफोन के बाद अब स्मार्ट वॉच लोगों के लिए एक जरूरी गैजेट बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हेल्थ पर नजर रखने की खूबियों वाली स्मार्ट वॉच आपको बीमार बना सकती है? इसका खुलासा अमेरिका की फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में हुआ। रिसर्च के दौरान 95% स्मार्ट वॉच के रिस्टबैंड्स में बड़ी संख्या में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया में। इन बैक्टीरियाज की वजह से आपको बार बार बुखार आ सकता है या फिर डायरिया की भी शिकायत हो सकती है। रिसर्च के दौरान यह भी पता चला कि प्लास्टिक या रबर से बने रिस्टबैंड्स में बैक्टीरिया ज्यादा आसानी से पनपते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अगर आप रोजाना अल्कोहल वाइप से स्मार्ट वॉच की सफाई करते हैं तो आप इन बैक्टीरिया को पनपने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर स्मार्ट वॉच की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं और इन्हें सैनिटाइज नहीं करते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आप बीमारियों को अपनी कलाई में बांधकर घूम रहे हैं।